अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। वक्त गवाह है कि सलेबियों के लिए इमादुद्दीन इस्माइल का रवैया बेहद हमदर्दाना रहा है। गाजी अब्दुल्ला ने वजहुद्दीन बकरी से कहा, अगर उसके दिल में ईमान और जिहाद की ज़रा सी भी ख्वाहिश हो तो वो बलाद शाम और शर्किया का इतना ताकतवर हुक्मरान है कि अब तलक सलेबियों का नामो निशान मिटा चुका होता। रहा सवाल नजमुद्दीन अयूब का, तो उसमें ऐसी बात मौजूद है जो उसे सुल्तान बनने का एहल साबित करती है। गाजी वजहुद्दीन बकरी का चेहरा नागवारी से सतने लगा। तुम कल तक कसर सुल्तानी में नजमुद्दीन अयूब के खिलाफ साजिशों का जाल बुनते रहे हो और आज उसकी हिमायत और तरफदारी में दलीलें पेश कर रहे हो। तुम्हारे किस अंदाज पर यकीन किया जाए? तुम बखूबी जानते हो कि कायरा में तुम्हें दखल नहीं होना चाहिए था, मगर तुम यहाँ मौजूद हो। मैं इसे यही समझूंगा कि कल तक तुम जिस शख्स के खिलाफ थे आज उसके साथ किसी खुफिया समझौते के तहत उसकी मुहिम चला रहे हो। वजहुद्दीन बकरी की बात में वजन था। कई अमीर एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगे। गाजी अब्दुल्ला शाफी खुद को जी छोते देखकर तिलमिला सा गया। अल बकरी, मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हें इमादुद्दीन इस्माइल से क्या बुग़्ज़ है। कल तक जमालुद्दीन अल मरई का साथ देते रहे, उसके मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए तुमने सैफुद्दीन अबू बकर को हिरासत में लिया, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। उस पर झूठे बहतान बांध कर तुमने अपनी मतलब बरारी की और अब तुम जमालुद्दीन अल मरई को भी किसी तरह निकाल कर बहर करना चाहते हो। तुम बेहद मकार शख्स हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जो मंसूबा बनाए बैठे हो। इमादुद्दीन इस्माइल तो यहाँ आने का नहीं। तुम चापलूसी करते हुए उसे अमरत का इंदिया हासिल कर लोगे और फिर तमाम सल्तनत तुम्हारे कब्जे में होगी। अगर तुम्हें हुक्मरानी की ख्वाहिश है तो मर्दों की तरह अपना नाम मजलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम ये जानते हो कि बनने वाला सुल्तान सबसे पहले उन उम्मीदवारों को अपनी राह से हटाता है जिन्हें ख्वाहिश हुक्मरानी हो। गाजी अब्दुल्ला शाफी की बातें उमरा के दिल पर लगीं। कुछ लम्हे कबल वो अमीर साकर से मुतासर दिखाई दे रहे थे, मगर अब हालात की नई करवट ने उनके जहन पर छई दुबीज चादर हटा डाली थी। कुछ देर पहले वो गाजी अब्दुल्ला शाफी से वाकई बदजन हो चुके थे, मगर इस नए इंकशाफ ने उनके जहन पर छाने वाले गुबार को मिटा डाला था। वो एक बार फिर गाजी अब्दुल्ला शाफी के हामी दिखाई देने लगे। सूरत हाल अपने खिलाफ जाते देखकर वजहुद्दीन बकरी के जब्त का पैमाना छलक गया। वो यकदम हत्थे से उखड़ गया। उसके मुंह से हजियान जारी होने लगा। उमरा ने फौरन बीच में पड़कर मामला को ठंडा करने की कोशिश की। गाजी अब्दुल्ला शाफी ने मामला बिगड़ते देखकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। उसकी लगाई हुई जरब सही निशाना पर लगी थी। वजहुद्दीन बकरी का पोशीदा रूप खुलकर सामने आ गया था। नाजरीन, मतीउद्दीन तजस्सुस भरी निगाहों से मंगोल लड़की को देख रहा था। वो खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर छई हुई मासूमियत ने उसे बेहद हसीन बना दिया था। उसके जिस्म पर मौजूद कबायली लिबास के साथ लदे हुए जेवरात ने उसे खासा मुनफरद बना रखा था। दूसरे लम्हे उसे अपनी सोबत ज़दा हालत याद आ गई तो वो चौंक पड़ा। तुम कौन हो? ओह, तुम ततारी हो। लड़की चौंक गई। नहीं, मैं नस्लन तुर्क हूँ, ततारी भी बोल सकता हूँ, मगर तुम ततारी नहीं दिखाई देती। क्या तुम ततारी जबान समझ लेती हो? हाँ, थोड़ी बहुत, मगर तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? मतीउद्दीन काफ़ी हद तक संभल गया। मुसाफिर हो शायद, राह भटक कर इधर निकल आए हो, वो अपने कहे जा रही थी। मतीउद्दीन उसके अंदाजों से जज्बा सा होने लगा। चंद लम्हे कबल वो उसे बावर करा चुका था कि वो तुर्क है। तुम्हारा अंदाजा सही है, मैं भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। मैं तो यहीं रहती हूँ, पास ही मेरा गांव है। मैं इस तरफ से रोजाना गुजर कर पानी भरने जाती हूँ। वो सामने दरिया दिखाई दे रहा है। मतीउद्दीन की निगाह उसकी उंगली के ताक़ुब में उठ गई। कुछ फासले पर उसे दरिया का चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। उसे हैरत भी हुई कि जब वो यहाँ पहुंचा था तो उसे करीबी दरिया का एहसास नहीं हुआ था। शायद थकान की ज्यादती के बायस उसकी तवज्जो इस जानब नहीं हो सकी थी। कहाँ से आए हो अजनबी? ये तो मैं नहीं जानता कि मैं अब कहाँ से आया हूँ, मगर ये जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैं कुछ भी नहीं समझी। तुम ना ही समझो तो बेहतर है। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सराय जाने वाला रास्ता कौन सा है। मैं जल्द अज जल्द सराय पहुंचना चाहता हूँ। सराय? लड़की के चेहरे पर हैरत फैलने लगी। ये किस जगह का नाम है?
मतीउद्दीन उसकी बात पर चौंक उठा। तुम सराय के बारे में कुछ नहीं जानती। सराय ज़रई खेल मंगोलों का दारुल हुकूमत है। अजनबी। उसके चेहरे पर खौफ सा दिखाई देने लगा। तुम शायद बेकी बेकी बातें कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया। मतीउद्दीन उसकी बातों से परेशान हो गया। वो क्या समझ रही थी या वो खुद कहाँ निकल आया था। दोनों बातें उसकी समझ से बाहर थीं। अगर वो यहाँ से सराय का सुराग ना पा सका तो जाने उसे कब तक यूं ही भटकना पड़ेगा। तुमने पानी भर लिया है या भी भरने जाना है। मतीउद्दीन ने अचानक सवाल किया। तुम मेरे साथ गाँव जाना चाहते हो। तुम्हारा अंदाज़ा सही है। तुम अपना सामान समेटो। मैं इतनी देर में पानी भर कर आती हूँ। उसने मटकानुमा बर्तन को घुमाते हुए कहा। मतीउद्दीन ने इस बात में सर हिलाया। वो देखते ही देखते दरिया पर जा पहुंची। मतीउद्दीन कपड़े झाड़ता हुआ उठा और घोड़े को थपथपाने लगा। सामान नाम की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो अजनबी लड़की वापस लौट आई। उसने मतीउद्दीन को चलने का इशारा किया। पानी का बर्तन उसके पहलू में दबा हुआ था। मतीउद्दीन उसके हमरा एक जानिब बढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि गांव में यकीनन उसे सराय का रास्ता मालूम हो जाएगा। अजनबी लड़की को सराय के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अगर वो यहाँ से कभी बाहर निकली होती तो जान पाती कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो ज़ेरे लब मुस्कराने लगा। नाजरीन, बातू खान बेहद मसरूर था। उसका भाई बरकई खान वापस लौट आया था। कई माह की जुदाई के बाद यह मुलाकात मुसरत अमेज थी। बरकई खान को इस बात का कलक था कि वो मतीउद्दीन को तलाश करने में नाकाम रहा। बातू खान ने उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश की और उसे एक बार फिर यह बावर कराया कि मतीउद्दीन की हैसियत कुछ ऐसी नहीं है कि उसके लिए गमज़दा रहा जाए। वो बरकई खान के एक मुसलमान ज़ादे से इतनी वाबस्तगी से खुश नहीं था। दूसरे दिन दरबार में जब बरकई खान आया तो ख़ास जश्न का एहतमाम किया गया। इन तमाम अमूर का मकसद महज यही था कि उसकी तबीयत बहल जाए और मतीउद्दीन का ख्याल जहन से उतर जाए। बरकई खान का सामना जब कोनई खान से हुआ तो वो खुद पर काबू न रख पाया। कोनई खान। बरकई खान उसे मुखातिब होकर बोला। तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी की छोटी सी नादानी ने मुझे मेरे दोस्त से एक अरसे के लिए जुदा कर दिया है। मेरी बेटी ने इस मामले में उसका क्या ताल्लुक है। कोनई खान बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। ताल्लुक है कोनई खान। तुम्हारी बेटी ने उसे सुर्खों के अताब से बचाने के लिए अजकई कबीले से मदद ली और फिर उसे उनके पास मासूर करवा दिया। उसने ऐसा क्यों कर किया मैं नहीं जानता। अगर वो ये सब ना करती तो मैं उसे सुर्खों से छुड़ा कर अब तक वापस ला चुका होता। तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने कुछ ऐसा किया है। कोनई खान करुख्तगी से बोला। उसके लहजे में खोखलेपन का अंसर मौजूद था। वो चंद दिन पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुका था कि उसकी बेटी अजकई कबीले में गई थी। उसका ख्याल था कि वो किसी अजकई नौजवान से ताल्लुक जोड़ बैठी है, मगर यहाँ कुछ और सुनने को मिल रहा था। सबूत तुम्हारी लरसती हुई आवाज़ है कोनई खान। इसके अलावा सबूत अजकई कबीले का सरदार मांझी खान है। वो तुम्हारी बेटी को भरी महफिल में भी पहचान लेगा। बरकई खान के लहजे में तलखी थी। कान ज़ादे, तुम सर महफिल मुझे जलील कर रहे हो। तुम मेरी बेटी को एक मुसलमान से मंसूब कर रहे हो जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा बल्कि एहसास दिला रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी की छोटी सी गलती ने मुझे नाकामी का मुंह दिखाया है। जहाँ उसने मुझे गमज़दा बाप के सामने शर्मिंदा कर डाला है वहीं एक अच्छे दोस्त से जुदा कर दिया है। बस करो बरकई खान, मेरे लिए इतनी जिल्लत काफ़ी है। अगर ये सच हुआ तो जिस बेटी के पास मुझे ये दिन देखना पड़ा है मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। बरकई खान ने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। दरबारी इस्तेजाबिया नज़रों से दोनों का मुंह देख रहे थे। जर्री खेल का कहान बातू खान भी बरकई खान के इस जरहाना अंदाज पर परेशान था। वो बज़ाहिर कुछ नहीं बोला मगर उसे पैदा होने वाले हालात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। कोनई खान अपनी रसोई और जग हंसई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कदम पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। बातू खान ने महफिल जश्न को बर्खास्त करने का हुक्म दिया। बरकई खान के एजाज में दी गई ये महफिल बदमज़गी पर ख़त्म हुई। नाजरीन, जमालुद्दीन अलमरई के खिलाफ चलाई गई जरहाना मुहिम में अब तेज़ी आने लगी। उमरा के साथ साथ रैयत में भी उसके लिए नफरत का इजहार दिखाई देने लगा। ये सब गाजी अब्दुल्ला शाफी
اور اس کے حلیف جماعت کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ریت میں یہ ہوا اڑا دی تھی کہ دراصل سابق نومر سلطان سیف الدین ابو بکر کو معزول کرنے کے پیچھے جمال الدین المرائی کی ذاتی حوث سے اقتدار کا ہاتھ تھا۔ ایسے عمرہ جنہیں وہ خصوصاً مراعات اور اعلیٰ عہدوں کا لالچ دے کر ساتھ ملے ہوئے تھا، وہ بھی اب اس سے نظریں چرانے لگے تھے۔ جمال الدین المرائی کو واضح دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی دال مزید نہیں گلے گی، آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت اس کی جان کو آئے گی۔ بازی پلٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ سلطان مصر کے لیے جو نام ابھی تک مجلس انتخاب کے پاس پہنچے تھے، ان میں نجم الدین ایوب عماد الدین اسماعیل شامل تھے۔ یہ دونوں شخص ایوبی خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث عوام میں نہایت مقبول تھے۔ جمال الدین المرائی کا تعلق کسی طور پر کسی بڑے حکمران خاندان سے ثابت نہیں تھا، اس لیے زیادہ امکان اس فیصلے کا تھا کہ اسے عہدہ سلطانی سے رد کر دیا جائے گا۔ نجم الدین ایوب کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اسے کسی صورت بھی نہیں بخشے گا۔ صرف عماد الدین اسماعیل ہی ایسی شخصیت اسے دکھائی دی جس سے اسے تحفظ حاصل ہو سکتا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر عماد الدین اسماعیل کی حمایت کا منصوبہ بنایا۔ اس نے 20 شوال 637 ہجری کو ایک طویل مراسلہ عماد الدین اسماعیل کے نام تحریر کر کے بالبک روانہ کیا، جس میں اس کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کے علاوہ نجم الدین کی گرفتاری کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ اس مراسلے میں نجم الدین ایوب کی کرک میں موجودگی اور حاکم الکرک ملک الناصر کے تعاون کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے نجم الدین ایوب سے ہتھیائے گئے علاقوں کا بھی ذکر کیا تھا جو کہ عماد الدین اسماعیل نے کچھ عرصہ پہلے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اس نے واضح کیا کہ نجم الدین ایوب بلاد مصر کا سلطان بننے کے بعد اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ بلاد شرقیہ کی واپسی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ ہوگی۔ بلاد شرقیہ اور بلاد فلسطین و لبنان پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ عماد الدین اسماعیل آگے بڑھ کر کرک میں موجود نجم الدین ایوب کو فوری طور پر حراست میں لے لے۔ اگر دیر ہو گئی تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جمال الدین المرائی نے اس قدر فصاحت و بلاغت سے یہ مراسلہ تیار کیا تھا کہ عماد الدین اسماعیل نامہ پڑھ کر وقت کی نزاکت بخوبی سمجھ گیا۔ اس نے بلاد مصر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فوراً کوچ کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کا پہلا ہدف کرک تھا، جہاں ملک الناصر داؤد حاکم تھا۔ کرک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد وہ نجم الدین ایوب کو بھی گرفتار کر سکتا تھا، اور پھر بلاد مصر تو خود اسے دعوت دے رہا تھا۔ ناظرین، مطیع الدین تھوڑی دیر میں اس لڑکی کے ہمراہ اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ لڑکی کے بیان کے مطابق گاؤں نزدیک ہی تھا، مگر جب وہ اس کے ساتھ چلا تو معلوم ہوا کہ گاؤں کم از کم 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ راستے میں بھوک نے ستایا تو مطیع الدین نے ایک چھوٹی سی جنگلی بوٹی کے پھل سے پیٹ کا جہنم ٹھنڈا کیا۔ وہ لڑکی تعجب سے اس کا منہ تکتی رہی۔ مطیع الدین نے گہری نظر گاؤں پر ڈالی تو اسے عجیب سا محسوس ہوا، جیسے یہ گاؤں مستقلاً یہاں آباد نہیں تھا، بلکہ اسے کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں آباد کیا گیا ہو۔ اپنے اس احساس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ گاؤں میں اسے کئی عورتیں دکھائی دیں جنہوں نے زیورات کے بوجھ جسم پر لادے ہوئے تھے۔ وہاں موجود مردوں کی حیت بھی منفرد تھی۔ انہوں نے اپنے گلوں میں بڑے بڑے توے نما توق ڈال رکھے تھے، ان تووں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مطیع الدین اس تعجبیہ نگاہوں سے انہیں تکے جا رہا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ انسان نما کون سی مخلوق ہے جہاں وہ پہنچ گیا ہے۔ مطیع الدین کے گاؤں میں داخل ہونے پر بے ہنگم سا شور مچ گیا۔ سب لوگ خوف و حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کئی چہرے تو اسے ایسے دکھائی دیے جو خوف کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا توے نما توق پہنے ایک شخص اس کی جانب بڑھا۔ اجنبی لڑکی اسے دیکھتے ہی وہاں سے کھسک لی۔ تم شاید ادھر راہ بھول کر نکلے ہو نوجوان؟ ہاں، مطیع الدین نے اختصار سے کام لیا۔ نوجوان، غالباً تم یہ نہیں جانتے کہ یہ علاقہ ہماری ملکیت ہے اور ہم اپنے علاقے میں اجنبیوں کی آمد سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ خوخار تھا۔ مطیع الدین نے اس کے انداز سے متاثر ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تم شاید اس بستی کے سردار ہو، تمہارا اندازہ صحیح ہے۔ تم چونکہ لاشعوری طور پر اس جانب نکلے ہو، اس لیے پہلی خطا کو معاف کرنا ہمارا قانون ہے۔ تمہیں شام تک کی مہلت دی جاتی ہے کہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ سردار، مطیع الدین اس کی جانب گھورتے ہوئے غرایا، مجھے کسی کی گیدڑ بھبکیاں سننے کی عادت نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہاری بستی میں آنے یا ٹھہرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔
मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। तुम सिर्फ इतनी मेहरबानी करो कि मुझे मेरी राह पर लगा दो। सरदार उसके लहजे पर दंग रह गया। उसने आज तक किसी में इतनी जुर्रत व एतमाद नहीं देखा था। बहादुर दिखाई देते हो। मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। तुम्हारा अंदाज मुनासिब नहीं है, फिर भी मैं अपने कौल के मुताबिक तुम्हें आज शाम तक कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम आज शाम तक हमारे इलाके से बाहर नहीं जा सकोगे और तुम आज हमारे शिकार बनोगे। उसका लहजा बेहद सफाकाना हो गया था। ये तो वक्त बताएगा कि शिकार कौन बनेगा और शिकारी कौन। तुम मेरे सवाल का जवाब जल्दी दे दो ताकि मैं तुम्हारे खेल से महजूज होने की कोशिश कर सकूं। मुझे तुम्हारे शिकार में लुत्फ आएगा। मेरे ख्याल में तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझको चलना चाहिए, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकोगे। सरदार अड़ गया। क्या मतलब? मोतीउद्दीन चौंका। तुम्हें हिफाजती तावीज़ अपने गले में लटकाना होगा ताकि हमारे इलाके में मौजूद अफसराएं तुम्हें अपना शिकार न बना डालें। तुम्हारा इशारा गलबन इस तवे की जानब है। मोतीउद्दीन ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके गले में मौजूद तोक की जानब देखने लगा। समझदार भी हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, मैं बलों और अफसरों के वजूद को तस्लीम नहीं करता। तुम इस हिफाजती तावीज़ के बगैर यहाँ से एक कदम भी नहीं उठा सकते। बेकार की जिद छोड़ो। मेरा हामी और निगहबान मेरा अल्लाह है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सरदार उलझे हुए अंदाज में बोला। क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे कि तुम कौन लोग हो और ये इलाका कौन सा है? हम, उसने कहा लगाया। तुम हमें नहीं जानते। हैरत का मकाम है। तमाम जिनान जानता है कि हम काज हैं। यह जिनान कौन है? अजनबी, तुम बेकी बेकी बातें करने लगे हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस वक्त अजीम जार की सल्तनत जिनान में हो? सरदार उलझी निगाहों से उसे तकने लगा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ हल्का सा खौफ भी दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं मालूम कि यार कौन है और यह जिनान कहाँ से शुरू होता है। मैं तो मंगोली सल्तनत का बासी हूँ। ख़ियाम ज़री खेल मंगोलों का दारुल हुकूमत सराय मेरी मंजिल है। मंगोली सल्तनत है। सरदार हिचकिचाते हुए बोला। कहीं तुम्हारा इशारा तमोचन के मुल्क की तरफ तो नहीं है? हाँ, वही तमोचन जो चंगेज़ खान के नाम से मरूफ है, मोतीउद्दीन ने बताया। नौजवान, सरदार कदरे तवक्कुफ के बाद नरमी से बोला, तुम तमोचन के मुल्क से बहुत दूर निकले हो। यह जिनानी सल्तनत है। यहाँ यार की हुकूमत चलती है। अगर तुम तमोचन के मुल्क की जानब चलना शुरू करोगे तो तुम्हें कम अज़ कम 3 माह की मुसाफत तय करना होगी। तब जाकर तुम उसकी सरहदों पर पहुंच जाओगे। सरदार की बात सुनकर मोतीउद्दीन के चेहरे पर घबराहट के आसार फैल गए। वो परेशान दिखाई देने लगा। क्या वाकई वो इतनी दूर निकल आया है? मैं तमोचन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सरदार ने कहा। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि वो बड़ा जालिम और हैबतनाक हुक्मरान था, मगर वो हमसे बढ़कर जालिम नहीं हो सकता क्योंकि हम तो इंसानों के शिकारी हैं। उसके चेहरे पर सफ़ा की गहरी होने लगी। मोतीउद्दीन उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। वो जिनानी सल्तनत के बारे में सोच रहा था कि ये कहाँ वाक़ई है। उसने भी इस बारे में कुछ नहीं सुना था। सरदार ने उसे परेशान देखा तो एक जानिब इशारा किया। एक शख्स एक औसत क़ामत का तवीज़ लेकर वहां चला आया। मोतीउद्दीन उसे देखकर जैसे होश में आ गया। सरदार शायद उसे बेखबरी के आलम में तोक पहनाने का ख्वाहिशमंद था। उसने सूरत का मुजाहरा किया और सरदार के पहलू में मौजूद चिपटी तलवार खींच ली। यह बड़ा अहम मौका था। सरदार उसकी होशमंदी और दिलेराना जुर्रत पर आश्चर्य कर उठा। तलवार मोतीउद्दीन के हाथ में लहरा रही थी। सरदार उस शख्स समेत तेजी से पीछे हट गया था। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी होगी तो कोई मेरी जानब बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, मोतीउद्दीन ने तेज लहजे में कहा और दूसरे लम्हे जोश लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। कबीले में कई मर्द निकलकर उसकी जानब बढ़े। उनके हाथों में भाले और तलवारें मौजूद थीं। मोतीउद्दीन के लिए वक्त ज़ाय करना बेवकूफ़ी थी, इसलिए उसने घोड़े को एड़ लगाई। जवान, सरदार चीखती हुई आवाज़ में बोला, हिफाज़ती तावीज़ तुम्हें आफात से बचा सकता है। तुम खामखा बदगुमान हो रहे हो। सरदार, मोतीउद्दीन हंसते हुए बोला, मैं मुसलमान हूँ और मेरा यकीन है कि कोई आफत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बशर्त ये कि वो अल्लाह की जानब से ना हो। नौजवान, खेल अब शुरू हो गया है। अगर तुम आज शाम से पहले पहले हमारे इलाके से जिंदा निकल गए तो कल सुबह का सूरज देख पाओगे। तुम में से कोई मेरी राह में आया तो याद रखे कि कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा
मतीउद्दीन तलवार लहराता हुआ वहां से निकल गया। सरदार ने अपने बासियों को सब्र और तहम्मुल की तलकीन की। वो रात को बआसानी मतीउद्दीन को पकड़ सकते थे। अभी रात होने में दोपहर का फासला बाकी था। नाजरीन, अल मलिक नासिर दाऊद करक के शाही महल के एक छोटे से कमरे में मौजूद था। उसे चंद ही लम्हे पहले इतला मिली थी कि इमादुद्दीन इस्माइल अब करक का रुख करने वाला है। वो जंगी तैयारियों में मसरूफ है। किसी वक्त भी वो बलबक से निकल पड़ेगा। मलिक नासिर दाऊद उसके मुकाबले में खासा कमज़ोर हुक्मरान था। उसका फौजी लश्कर इतना ताकतवर और तादाद में ज़्यादा नहीं था कि वो जमकर इमादुद्दीन इस्माइल का मुकाबला कर सकता। दूसरा ये कि वो अच्छी तरह जानता था कि इमादुद्दीन इस्माइल बड़े रास्त में लड़ने की बजाय नफसियाती दाव खेलने का माहिर था। वो अपने हरीफ को लड़ने से पहले ही जहनी तौर पर मफलूज कर दिया करता था। उसने अपनी जहनी सोच के मुताबिक यह फैसला किया कि इस मामले में मलिकुल जवाद की मदद लेना मुनासिब होगी। ये उसका चचीरा भाई था और हुक्मरान था। उसने एक तेज हरकारे के जरिए ताज़ा सूरत हाल उसके गोश गुजार की और मलिकुल साले इमादुद्दीन इस्माइल को बाज रखने की इस्तदा की। मलिकुल जवाद चंद शरात पर मदद करने पर आमादा हो गया और उसने अपनी फौज के साथ 2 ज़िलक़अदा 637 हिजरी को इमादुद्दीन इस्माइल पर अचानक हमला कर दिया। मलिकुल जवाद मलिकुल नासिर की आड़ में शायद किसी पुराने जख्म का बदला चाहता था, इसलिए उसने मलिकुल नासिर को बुनियाद बनाते हुए हल्ला बोल दिया। इमादुद्दीन इस्माइल को मलिकुल जवाद की जानब से किसी किस्म का खदशा नहीं था। उसके अचानक हमले के बायस वो उलझ कर रह गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।